नमस्कार प्यारे दर्शकों, तहे दिल से एसके टीवी हिंदी में आपका स्वागत। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी 12 बेटियां थीं, सभी अनुपम सौंदर्य की मिसाल। उनकी मुस्कान में चांदनी झलकती थी, चाल में सरस्वती का संगीत और आंखों में जादू बसा था। वे 12 एक ही कक्ष में रहती थीं, जो महल के भीतर सबसे संरक्षित स्थान था। राजा को अपनी बेटियों से अत्यधिक प्रेम था। वो दिन रात उनकी रक्षा के लिए सजग रहता। शयन कक्ष में 12 सुंदर बिस्तर लगे थे, एक के पास एक, और हर रात उस कक्ष का भारी किवाड़ बाहर से बंद कर दिया जाता था। सैनिकों की पहरेदारी में यह सुनिश्चित किया जाता था कि कोई अंदर या बाहर ना जा सके। लेकिन फिर कुछ अजीब घटने लगा। एक सुबह जब राजकुमारियां अपने बिस्तरों से उठीं, तो उनकी चप्पलें नहीं, जूते फटे हुए थे। सभी 12 जोड़े जैसे रात भर पहने पहने टूट गए हों, तले घिस गए हों, एड़ियां उखड़ चुकी थीं। राजा हैरान था। किसी ने कुछ सुना नहीं, देखा नहीं। न कोई खिड़की टूटी थी, न दरवाजा खुला था। दूसरे दिन फिर यही हुआ, और तीसरे दिन भी। अब ये संयोग नहीं रह गया था, ये रहस्य बन चुका था। राजा ने दरबारी विद्वानों, ज्योतिषियों और मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कई तरह की थ्योरियां दी। कुछ ने चूहों को दोषी ठहराया, कुछ ने कहा कि कोई स्वप्न में चलने की बीमारी है, लेकिन किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था। रात भर बंद कमरा, बाहर पहरेदार, भीतर गहरी नींद में राजकुमारियां, फिर भी हर सुबह फटे हुए जूते। राजा के भीतर बेचैनी ने जड़ें जमा ली। आखिर एक दिन परेशान होकर उसने घोषणा कर दी कि जो कोई भी 3 रातों के भीतर मेरी 12 बेटियों के फटे जूतों का रहस्य सुलझा देगा, उसका विवाह उसकी पसंद की राजकुमारी से करवा दिया जाएगा और मेरी मृत्यु के पश्चात वह उत्तराधिकारी बनेगा। किंतु यदि कोई विफल रहा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ महल के चारों ओर नगाड़े बजने लगे, बाजारों में ढिंढोरा पीटा गया और समाचार दूर दराज के राज्यों तक पहुंचा। राज्य में हड़कंप मच गया। कुछ ही दिनों में पहला साहसी युवा राजमहल पहुंचा। एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार, वीर और सुंदर, युद्धों में विजेता और आत्मविश्वास से भरा। राजा ने उसका स्वागत किया, उसे राजकुमारियों के कक्ष से सटे कक्ष में ठहराया, जहां से वो भीतर झांक सकता था। पहली रात राजकुमार सजग बैठा रहा, लेकिन आधी रात के बाद उसकी पलकें भारी होने लगी। उसे लगा बस एक क्षण के लिए आंखें मूंद लें, लेकिन वो क्षण लंबा हो गया। जब सुबह हुई, जूते फिर फटे हुए थे। राजा ने याद दिलाया, 2 रातें और। दूसरी रात उसने आंख में पानी छीटा, दीपक बुझाया, बिस्तर के नीचे खड़ा रहा, लेकिन फिर वही नींद। तीसरी रात राजकुमार ने खुद को बांध लिया, लेकिन इस बार एक सुंदर राजकुमारी शरबत का प्याला लेकर आई। मुस्कान ऐसी कि उसके इरादे पिघल गए। उसने शरबत पी लिया और अगली सुबह वो अपने जीवन की आखिरी सांस ले रहा था। उसका सिर गिरा, नगाड़े फिर बजे। इसके बाद और भी आए, सेनापति, राजकुमार, अमीर, व्यापारी, जादूगर तक। कोई रहस्य न सुलझा पाया। सब सोते रहे, सब मारे गए। महल का फर्ज अब साक्षी बन चुका था उन असफल प्रयासों का। पर उसी राज्य के एक कोने में, एक छोटे से गांव में, एक साधारण युवक रहता था। न नाम में कोई चमक, न वस्त्रों में कोई रेशमी शोभा, मगर उसकी आंखों में वो था जो बाकी सब में नहीं था, सरलता और साहस। जब उसने मुनादी सुनी तो उसने देर नहीं की। एक छोटी सी पोटली बांधी, 2 रोटियां, थोड़ा गुड़, 1 लोटा पानी, और चल पड़ा महल की ओर। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो एक पुराने वृक्ष की छाया में बैठा। पोटली खोल ही रहा था कि एक कांपती आवाज सुनाई दी, बेटा, भूख लगी है। एक वृद्धा, कमजोर और धूल से सनी। उसने युवक ने झिझके बिना पोटली आगे बढ़ा दी। बुढ़िया ने खा लिया। फिर उसने युवक का हाथ पकड़ा और कहा, तू सीधे मौत की ओर जा रहा है, मगर तेरा मन साफ है। ले ये जादुई टोपी, इसे पहनते ही तू अदृश्य हो जाएगा। युवक की आंखें फैल गईं। और ध्यान रखना, बुढ़िया ने चिताया, अगर कोई राजकुमारी तुझे शरबत दे, मत पीना, नहीं तो तू भी बाकी सबकी तरह केवल एक नाम बनकर रह जाएगा। युवक ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और टोपी को सावधानी से पोटली में रखा। शाम होते होते वो महल पहुंचा। राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। जब उसने कहा कि वो रहस्य सुलझाना चाहता है, तो राजा ने थकते हुए सिर हिलाया। 3 रातें उसके बाद में आए। रात आई, सबसे बड़ी राजकुमारी मुस्कुराती हुई आई। शरबत लीजिए, उसने कहा। बुढ़िया की बात धुंधली हो गई। युवक ने शरबत पी लिया, सो गया। दूसरी रात फिर वही। अब तीसरी रात बची थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, कल सुबह यदि कोई उत्तर नहीं मिला तो यही तुम्हारा अंत होगा। उस रात युवक ने शरबत नहीं पिया। उसने जादुई टोपी पहन ली और अदृश्य हो गया। वो राजकुमारियों के कक्ष में गया
आधी रात के बाद राजकुमारियां उठी, चमकते वस्त्र पहने, नए जूते और बिस्तर हटाकर नीचे की जमीन पर 3 तालियां बजाईं। फर्श खुल गया, सीढ़ियां नीचे जाती थीं। युवक उनके पीछे पीछे गया। नीचे एक जादुई जंगल था, चांदी और सोने से बने पेड़। उसने एक सुनहली डाली तोड़ी और आगे बढ़ा। झील पर 12 नावें थीं, हर नाव में एक राजकुमार। सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में वो अदृश्य हो सवार हो गया। नाव भारी क्यों लग रही आज? उसने कहा। तुम हमेशा वहम करती हो, बड़ी बहन ने कहा। नावें पार पहुंची, एक रोशनी से भरा महल, संगीत, नृत्य, भोज। युवक ने एक मिठाई उठाई, अदृश्य मुंह में डाल ली। मिठाई गायब हो रही है, छोटी बहन ने चिल्लाया। तुम सपने देख रही हो, बड़ी बहन ने हंसकर कहा। युवक ने चुपचाप एक सोने की प्याली भी उठा ली। रात भर नृत्य हुआ, जूते घिसे फटे। सुबह होने पर सब वापस लौटे, नाव से, जंगल से, सीढ़ियों से होते हुए अपने बिस्तरों तक। युवक चुपचाप अपने कक्ष में पहुंचा, सिरहाने टोपी रखी और राजा से मिलने की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह के पहले घंटे में ही महल की घंटियां बज उठीं। सूर्य पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन राजमहल के भीतर हर कोना जाग चुका था। आज निर्णायक दिन था। दरबार एक बार फिर सजा। राजा सिंहासन पर आसीन थे। उनके चेहरे पर उतनी ही कठोरता थी जितनी थकान। उनके दोनों ओर दरबारी पंक्तिबद्ध बैठे थे। राजकुमारियां भी एक सीधी पंक्ति में खड़ी थीं। उनके चेहरों पर हल्की थकावट, लेकिन आंखों में कुछ नया था, जैसे कोई अनकहा बोझ अब उतरने को तैयार हो। और वहां बीच में खड़ा था वो युवक, अब तक किसी को अदृश्य रहकर देखने वाला, आज पूरी सभा की नजरों में सबसे स्पष्ट। राजा ने गहरी आवाज में कहा, 3 रातें पूरी हो चुकी हैं। बताओ, क्या तुम राजकुमारियों के जूतों का रहस्य सुलझा पाए? युवक ने सिर ऊंचा किया। उसकी आवाज साफ और स्थिर थी। जी हाँ महाराज, और मेरे पास प्रमाण भी है। उसने अपने झोले में हाथ डाला। पहले निकाली वो चमकती सोने की टहनी। जैसे ही उसने उसे हवा में थाम कर दरबार के सामने रखा, उसकी किरणें दीवारों पर नाचने लगी। कुछ दरबारी हैरान हुए। किसी के मुंह से धीमा अरे निकला। ये उस जादुई जंगल से लाई गई है, युवक ने कहा, जहां आपकी पुत्रियां हर रात गुप्त मार्ग से जाती हैं। राजा चुपचाप उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में अब सवाल नहीं, केवल आकलन था। फिर युवक ने दूसरी वस्तु निकाली, एक सुंदर, भारी और विशुद्ध सोने से बनी प्याली। उस पर नक्काशी थी जो महल के किसी भी चिन्ह से मेल नहीं खाती थी। ये प्याली उस महल की है जहां वे राजकुमारों के साथ पूरी रात नृत्य करती हैं। मैं वहां गया हूँ, तीसरी रात अदृश्य होकर उनके साथ। मैंने सब कुछ देखा, जंगल, झील, नावें, महल और उनका नृत्य। राजा की भौहें तनिक सिकुड़ी। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, क्या ये संभव है? क्या ये सचमुच? राजा ने अब सीधा प्रश्न किया, क्या ये सत्य है? उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पुत्री की ओर देखा। कक्ष में मौन फैल गया। सबसे बड़ी राजकुमारी कुछ क्षण तक चुप रही, फिर उसकी आंखें युवक से मिली और नीचे झुक गई। हाँ, उसने कहा, वो जो कुछ कह रहा है सब सच है। राजा का मुख कठोर हो गया, जैसे पत्थर में दरार आ गई हो। दूसरी बहन ने धीरे से कहा, हम हर रात गुप्त मार्ग से निकलती थी। वो हमारा रहस्य था, हमारी आजादी। हम जानती थी कि ये ठीक नहीं, लेकिन तीसरी ने कहा, हर रात के नृत्य की वो दुनिया हमें किसी और जीवन में ले जाती थी, जहाँ कोई राजा नहीं था, कोई आदेश नहीं, बस संगीत और हमारे अपने निर्णय। राजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें अब पुत्रियों पर थीं, कठोर नहीं, किंचित टूटी हुई। तुम लोगों ने मेरे विश्वास को भंग किया, पर तुमने मेरे राज्य का भी नुकसान नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। सभा मौन थी। फिर राजा ने युवक की ओर देखा। तुमने साहस, विवेक और धैर्य से सत्य का मार्ग खोजा है। राजा बोले, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें अपनी पुत्रियों में से एक के साथ विवाह का अधिकार देता हूँ। बताओ, किसे चुनते हो? युवक ने अपनी दृष्टि बारहों पर डाली। हर चेहरा अब उसे भली भांति ज्ञात था, लेकिन उसकी दृष्टि अंत में जाकर सबसे छोटी राजकुमारी पर रुकी। वही जिसने झील की नाव में सबसे पहले उसका भार महसूस किया था, वही जिसने मीठी मगर सजग आंखों से उसकी ओर देखा था और जिसकी मासूम चिंता में सबसे अधिक सच्चाई थी। मैं सबसे छोटी राजकुमारी को चुनता हूँ, युवक ने विनम्रता से कहा। राजा ने उसकी ओर देखा, फिर अपनी सबसे छोटी बेटी की ओर, और कुछ पल बाद धीमे से मुस्कुराए। तो ऐसा ही होगा। महल की बांसुरियां अब उत्सव के लिए बजने लगी। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में युवक और राजकुमारी के विवाह की घोषणा हो गई। महल को फूलों से सजाया गया, गलियारों में दीपकों की कतारें लगीं और हर कोने में मिठाई की महक फैल गई। विवाह भव्य हुआ, पर उसकी भव्यता केवल रेशमी वस्त्रों या आभूषणों में नहीं थी। उसकी गरिमा इस बात में थी कि वहां सत्य की जीत हुई थी, छल, जादू और भ्रम पर। विवाह के पश्चात राजा ने युवक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, ना उसके जन्म के कारण बल्कि उसके कर्म के कारण। और इस प्रकार एक साधारण युवक जिसने वृद्धा को रोटी दी थी, बुढ़िया की बात पर विश्वास किया था और जिसने 3 रातें आंखें खुली रखी थीं, वही बना एक राज्य का भावी शासक और एक रहस्य की अंततः समाप्त कथा।